आज का हमारा टॉपिक जो है वो डाइट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में है। जो भी हम भाई खाते हैं इसका हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है आइदर इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ हेल्थ इश्यूज को जो स्पेशली हमारे कम या ज्यादा खाने की वजह से और नॉन ऑप्टिमल कंजम्पशंस की वजह से अराइज करते हैं। डाइट जो है ये डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं हमारी हेल्थ के अंदर, जिसमें एयर, वाटर, डाइट ये शामिल हैं। तो इसमें डाइट को प्रोमिनेंट प्लेस जो है वो हासिल है। Natural foods rich in substances that beneficially affect our health, and they also have some components which have harmful impact. इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिमल कंजम्पशन जो है ना वो होनी चाहिए, ना एक्सेसिव खाएं ना कम खाएं, और किसी मोनोटोनस फूड के ऊपर रिलाई ना करें, डाइवर्सिटी पे फोकस करें और बैलेंस का कंपोनेंट जो है वो शामिल होना चाहिए। Food consumed for healthy living known to cause numerous diseases. No doubt the purpose is to get the nutrition. लेकिन जब हम इनको अनहेल्दी वे से यूज करेंगे और बैलेंस में यूज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली डिफरेंट टाइप की डिजीजेस जो हैं वो इमर्ज करेंगी। ये डिजीजेस जो हैं वो डिफर करती हैं एफ्लुएंट सोसाइटीज के अंदर और पुअर सोसाइटीज के अंदर। जो खाती पीती सोसाइटीज हैं जहाँ पे इनकम लोगों की ज्यादा है या रिच कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्योंकि फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, फूड की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, तो फिर उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो रहे हैं, जिसमें सिंपली हम ओवरवेट और ओबेसिटी इसको देखते हैं। और फिर इनकी वजह से बहुत सारी आगे जो है ना वो नॉन कम्युनिकेबल टाइप के जो डिजीजेस हैं वो अराइज हो जाती हैं। तो अगर कोई बंदा ओवरवेट है तो उसके अंदर डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा हैं, उस इंडिविजुअल को कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने के चांसेस हैं, ही मे बी हाइपरटेंसिव, और यू कैन से कैंसर होने के चांसेस भी जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और गरीब सोसाइटीज या गरीब लोग किसी कंट्री के अंदर जिनके पास फूड की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज होते हैं, मींस कि उनका डाइटरी इनटेक कम है या किसी वजह से जो वो खाते पीते हैं वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव नहीं कर पाते, और वहाँ की जो फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी पुअर हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे हेल्थ इश्यूज आते हैं जो कि चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो जैसे माल न्यूट्रिशन को हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि ये गरीब मुल्कों के अंदर ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, अंडर न्यूट्रिशन की फॉर्म में, अंडर वेट, स्टंटिंग और वेस्टिंग की फॉर्म में, और ओवरवेट एंड ओबेसिटी जो है ये इसकी अपर फॉर्म है जो कि रिच फैमिलीज और रिच कंट्रीज के अंदर हमें नजर आती है। So overall, we can say consumption in non-optimal quantities may result in numerous type of diseases. So first disease we are going to discuss is the dental caries. There are more than 300 species of bacteria which have been found on or around the teeth. Normally 300 से ज्यादा में ये बैक्टीरिया ओरल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। चूंकि टीथ जो है ये बेसिकली हार्ड स्ट्रक्चर है, और हार्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पेनिट्रेशन नहीं होने देता। पेनिट्रेशन कब होगी? जब ये हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होगा। और ये हार्ड स्ट्रक्चर कब डिस्टर्ब होता है? जब हम खाना खाने के बाद ओरल हाइजीन की तरफ फोकस नहीं करते, माउथ वॉश यूज नहीं करते, या ब्रशिंग जो है वो आप इस पे फोकस नहीं करते, अल्टीमेटली जो फूड रेजिड्यूज होते हैं उनके ऊपर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बड़ा तेजी से प्रोलिफरेट करते हैं, और अल्टीमेटली वहां पे जो फर्मेंटेबल शुगर्स हैं, स्पेशली जिसमें सुक्रोज जो है वो टॉप पे आती है, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये लैक्टिक एसिड क्या काम करता है कि ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है एनिमल की फॉर्म में दांत के ऊपर, उसको डैमेज करता है, और अल्टीमेटली वहां पे कैविटीज डेवलप होती हैं, और कैविटी से फिर ये कैरीज बनती हैं, और कैरी से फिर जो है ना टूथ डिके वाली जो मंजिल है वो आ जाती है। सो बेसिकली जो फूड रेजिड्यूज और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो अकमुलेटिव मैस बनाते हैं, इसको हम
डेंटल प्लाक का नाम देते हैं। डेंटल प्लाक क्या करता है, इसके नीचे वियर एंड टियर हो रही है, ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और अगर इसको रिमूव किया जाए तो इसके नीचे हो सकता है कि कैरीज जो हैं वो डेवलप हो चुकी हों, या उनकी एडवांस फॉर्म जो है वो टूथ डिके की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो। स्पेशली जो बैक्टीरिया ज्यादा फेमस हैं भाई डेंटल कैरीज के हिसाब से देखा जाए तो वो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट जो हैं ये कह लें कि वहां पे फर्मेंट करते हैं, जो फर्मेंटेबल शुगर्स हैं। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस भी प्रोमिनेंट है। ये जो शुगर्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं और कहाँ से आ रही हैं, जो हम खा पी रहे हैं, और स्पेशली शुगर रिच फूड्स की बात करें तो इसमें कैंडी, हनी, एप्पल, मिल्क यानी फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स, और जितनी भी प्रोसेस फूड्स हैं, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, कैंडीज एंड कन्फेक्शनरी है, इनके अंदर ये शुगर एग्जिस्ट करती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस शुगर को, जिसको हम सुक्रोज का नाम दे रहे हैं, एडेड शुगर का नाम दे रहे हैं, या टेबल शुगर बोलते हैं, इसको वो कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड के अंदर। अब ये लैक्टिक एसिड जो है वो एनेमल के ऊपर अटैक करेगा और अल्टीमेटली कैल्शियम को डिसॉल्व करके वहां पे कैविटी बनाएगा, और ये कैविटीज जो है फर्दर कैरीज के अंदर डेवलप हो जाएंगी। So if initial penetration of enamel by caries remain untreated, bacteria can penetrate into interior of the tooth. तो अगर हम डेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हों और साल में एक दो बार जो है वो प्रिवेंटिव केयर के लिए जो है वो डेंटिस्ट के पास जाते हों, तो फिर हम इन कैरीज को अर्ली या इनिशियल स्टेज पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनकी ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और अगर हम उस वक्त इनको अनट्रीटेड फॉर्म में रहने देते हैं तो अल्टीमेटली फिर बैक्टीरिया दे हैव द एबिलिटी टू पेनिट्रेट इनसाइड एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन टूथ डिके। फॉर ऑनसेट ऑफ डेंटल कैरीज टू थिंग्स आर एसेंशियल, यानी दो चीजों का होना जरूरी है डेंटल कैरीज होने के लिए, जो जहां से प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। नंबर वन, प्रेजेंस ऑफ फर्मेंटेबल शुगर्स, यानी हमने कोई शुगरी फूड खाई हो, और नंबर टू, इतना टाइम उसको अवेलेबल हो जाए, फूड्स या वो स्टिक करे माउथ के अंदर कि बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर सके। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो चीजें जरूरी हैं डेंटल कैरीज होने के लिए, तो नंबर वन शुगर का होना, और नंबर टू वहां पे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना, और उनके लिए सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होना, ताकि वो अपनी ग्रोथ को शो कर सकें और उस लेवल तक लेके आ सकें कि जहाँ पे जो इनकी एक्टिविटीज की वजह से ज्यादा लैक्टिक एसिड बन सके। इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल शुगर इज हाईली कोरिलेटेड विद द प्रेजेंट लेवल ऑफ डेंटल कैरीज। तो जब सोसाइटी में शुगर का इस्तेमाल कम था, एडेड शुगर लोग कम खाते थे, नेचुरल फूड्स पे ज्यादा ट्रस्ट करते थे, खाने पीने का डिफाइंड टाइम था, स्नैकिंग जो है वो इतनी ज्यादा सोसाइटी में पॉपुलर नहीं थी, तो उस वक्त तक जो है वो डेंटल कैरीज का प्रॉब्लम कम था। लेकिन आज के दौर में देखें तो सिचुएशन जो है वो काफी वर्स फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डेंटल कैरीज बेसिकली कहाँ पे डेवलप होती हैं? टीथ में। और अगर हम टीथ की बात करें तो दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स which are meant to perform different functions during the mastication process. तो जो भी हम खाते पीते हैं, इंजेक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ से शुरू होता है, और यहाँ पे अपर एंड लोअर जास, वहाँ पे टीथ जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। टीथ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इनको हम प्रीमोल बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं, इंसाइजर बोलते हैं, और इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं बेसिकली। और ये टीथ जो हैं वो एक, इसका ये अपर पार्ट जो हमें नजर आ रहा होता है इसको हम क्राउन बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो कि रूट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये गम्स के अंदर, जिंजीवा भी भाई इसको बोलते हैं हम गम्स को, गम्स के अंदर ये इम्बीटेड होते हैं, फिक्स होते हैं। मोलर एंड प्री मोलर्स दे आर मेंट फॉर ग्राइंडिंग फूड, और इनकी सरफेस जो है वो आपको चपटी नजर आएगी, चौड़ी नजर आएगी। इसके अलावा इंसाइजर्स होते हैं जो कि आप ये देख रहे हैं, बड़ी इनकी तीखी जो है ना वो आपको तेज धार की तरह इनकी जो सरफेस वो नजर आ रही है, तो दे आर मेंट फॉर द कटिंग ऑफ फूड।
और इसके अलावा इनसे दोनों के दरमियान में हम देखें तो केनाइन्स एग्जिस्ट करती हैं विच आर यूज्ड टू टीयर द फूड। अगर आप मीठी फूड खाते हैं तो उसमें आप उसको गोश्त या इस तरह की चीज को ब्रेकअप करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जो गोश्तखोर एनिमल है वो बेसिकली केनाइन यूज करते हैं, और जो हर्बीवोर्स हैं उनके अंदर आप देखते हैं ये इंसिजर या मोल्ड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इंसान चूंकि गोश्त और सब्जियां दोनों चीजें खाता है तो इसलिए इसके अंदर दोनों तरह की एबिलिटीज हैं। सब्जीखोर जानवरों वाली भी एबिलिटीज पाई जाती हैं और गोश्तखोर जानवरों वाली एबिलिटीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं। There are 32 permanent teeth, 16 on the upper jaw and 16 on the bottom jaw. और बच्चों की जब हम बात करें तो इनिशियली दे हैव ओनली 20 deciduous teeth। जब इनके दांत निकलना शुरू होते हैं तो ये नंबर कहाँ तक पहुंचता है, 20 तक। और ये 20 टीथ जो हैं ये बाद में कह लें कि रिमूव हो जाते हैं और इनकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो कि 32 इन नेचर। तो इनको हम डेसिडुअस बोलते हैं, मुरझा जाने वाले, ठीक है, या जो रिमूव हो जाने वाले। अगर दांत का हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप इस पिक्चर पे जरा फोकस करें। इसमें टॉप पोर्शन में जो विजिबल फॉर्म है उसको हम क्राउन बोलते हैं, और जो हिस्सा नजर नहीं आ रहा जो कि एक रूट की फॉर्म में गम्स के अंदर जो है वो फिक्स है, ठीक है, इसको हम रूट बोलते हैं। फर्दर क्राउन पार्ट को अगर हम देखें तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो प्रोटेक्शन का काम करती है इसको हम एनेमल बोलते हैं। एनेमल की हेल्थ अगर आप चाहते हैं बेहतर है तो आपको फ्लोराइड जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। एनेमल के नीचे जो सबसे बड़ा पोर्शन नजर आता है ना दांत के स्ट्रक्चर के अंदर वो डेंटिन है। तो आप डेंटिन देखें ये क्राउन के अंदर भी है और इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो रूट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस डेंटिन के अंदर जो पोर्शन नजर आता है उसको हम पल्प का नाम देते हैं, और इसी पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो जब तक एनेमल जो है वो सेफ एंड साउंड है उस वक्त तक हमें ना तो सेंसिटिविटी का इशू होता है, ना कोई ठंडा गर्म लगता है, ना कोई पेन होती है। लेकिन अगर यहाँ से कैविटी बन जाए और डेंटिन से ये पल्पी पार्ट तक सिस्टम जो है वो अगर स्टेब्लिश हो जाए तो फिर हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो गया। गम्स जो हैं दीज आर आल्सो नोन एज जिंजीवा। और अगर हम रूट का स्ट्रक्चर देखें तो रूट में हमें पेरीडोंटियम पोर्शन जो है वो भी नजर आ रहा है, और ये बेसिकली कह लें कि ऐसे रेशे हैं जिनकी मदद से दांत को जो है वो फोल्ड किया गया है, सपोर्ट प्रोवाइड की गई है। सीमेंटिन इसका भी वही इसी तरह का फंक्शन आ गया। इन दोनों का काम क्या है कि दांत को स्ट्रेंथन प्रोवाइड की जाए, इसकी रूट को जो है वो स्ट्रेंथन किया जा सके, और इसके नीचे फिर हमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो नजर आती हैं। If we see the anatomy of tooth, it consists of root and crown. Root is basically hidden part and the crown is the visible part. Root of the teeth have two main functions. One function is to provide anchor or support, and the second function is to provide blood supply and nerve supply. तो ये दो काम भाई रूट के जो है वो मेन हमें नजर आते हैं। क्राउन को अगर हम देखें तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये फूड को ब्रेक डाउन करने में हमें और उसको मेस्टिकेट करने में, च्यू करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। और थ्रू दी अपोजिट फंक्शन या अपोजिंग फंक्शन टीथ आर ब्रॉट टुगेदर व्हेन द chewing action is there. The crown and root consist of hard and soft tissues. The hard tissue covering the crown is called enamel. यहाँ पे नजर आ रहा है भाई। It is an extremely hard material which covers the crown and the root of the teeth. तो ये भाई इसका टॉप हो गया और ये इसकी रूट वाला पोर्शन कुछ जो है वो वहां पे एनेमल जो है वो एग्जिस्ट करता है। This protects the more inner structures of the tooth and provides the hard surface required for the mastication process. The next layer under both enamel and cementum is the dentin. तो ये वाला पोर्शन भाई ये एनेमल आपको नजर आ रहा है
और ये सीमेंटम है, ठीक है। रूट की बात करेंगे तो वहां पे सीमेंटम पोर्शन है। तो इनके अंदर जो है वो आपको ये जो मेजर पोर्शन नजर आ रहा है इसको हम डेंटिन बोलते हैं। दिस इज बेसिकली पोरस इन नेचर, और पोरस होने की वजह से यहाँ से न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द टूथ लेयर्स। द नेक्स्ट लेयर अंडर द डेंटिन इज द पल्प टिश्यू। ये अंदर आपको जो नजर आ रहा है ये पल्पी पार्ट है, एंड इट इज हाउस्ड बाय द पल्प कैविटी। तो इसका जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये पोर्शन, ये दिस इज द कैविटी। Pulp cavity has rich blood supply and nerve supply essential for maintaining tooth health. The root of the tooth is embedded in the bone which is covered in tissues called gingiva. Bones जो है ये basically इसके बाहर हम देखेंगे तो हमें gums ही नजर आएंगे, ठीक है। Root is held in place by strands of tissues that originated from the surrounding bones and embedded into cementum. ये भाई आपको पेरिडोंटल पोर्शन नजर आ रहा है, पेरिडोंटल लिगामेंट्स। These are basically strands of tissues which surround the bone and embedded into the cementum. The purpose is to provide the support. डेंटल कैरीज अगर हम देखें तो टॉप पे आपको इस तरह ये स्पॉट की फॉर्म में नजर आ सकती हैं एट इनिशियल स्टेज, और यहाँ पे अगर हम इनको टैकल नहीं करते तो अल्टीमेटली फिर ये टूथ लॉस, टूथ डिके, ठीक है। अब डिफरेंट जो है वो इमेजेस देख सकते हैं जिसमें कंप्लीट टूथ लॉस भी एग्जिस्ट करता है और पार्शियल फॉर्म में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात हम करेंगे कि हाउ इट हैपन्स, हाउ दीज आर डेवलप्ड। सो बेसिकली dental carie is a multifactorial infectious disease. Means more than one factors are involved for the development of dental caries, and these factors can be: first one, susceptibility of the tooth. The tooth should be susceptible, and when it will be susceptible, once we have fermentable sugars there, and we have the microorganisms there, then they will produce lactic acid, and this lactic acid will remove the enamel protective layer. So ultimately, dentin part is exposed to environment. So that tooth become the susceptible. So first thing is that there must be some loss of enamel. Second, the presence of microorganisms, and those microorganisms which have the ability to utilize fermentable carbohydrates. And third thing is the food of microorganism, especially fermentable carbohydrates, digestible carbohydrates, mainly in the form of sucrose. So if all three things are there, there are more chances of the development of caries. The acid in plaque. प्लाक मैंने आपसे पहले भी बात की है कि अमूमन ये गम्स और टीथ के दरमियान वाला जो पोर्शन है उसको ये कवर करके रखता है, और इसके अंदर एसिड जब अपना काम कर रहा होता है, which dissolves the enamel surface of the tooth and create holes in the tooth. These holes are known as cavities. Cavities are usually painless until they grow very large inside the internal structure of the tooth and can cause death of the nerves and blood vessels in the tooth. तो नॉर्मली कैविटी, ये भी कैविटी है जो इसका स्टार्ट फेज है, ये है उसकी एडवांस फेज। फिर आप लास्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पस जो है वो कम्युलेटेड नजर आएगी। इसकी कैविटी जो है वो इवन जो इसकी रूट है, ठीक है, उसकी एपिक्स तक जो है वो पहुंच जाएगी। एरियल व्यू इसका देखें या टॉपिकल व्यू इसका अगर टीथ का हम देखें तो आपको इस तरह फॉर्म में ये नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर ये पिक्चर इस यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जो है वो हो सकती है। So at the early stage, acid dissolves this protective layer which is known as enamel. Acid dissolves
enamel in the crown of the tooth. In the subsequent stage, which is also known as moderate tooth decay, dentine, which is the next layer after enamel, is attacked by the acid and bacteria invade the cavity. अब बैक्टीरिया जो है वो कैविटी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. And the next stage, which is known as advanced tooth decay, inflammation of the pulp is there. यहाँ पे आपको ये reddish part अब नजर आ रहा है. So this is reflecting the inflammation. Next stage is necrosis. Necrosis is basically death of the pulpy tissue. यहाँ तक जो पल्प थी, अगर वहां तक कैविटीज जो है वो पहुंच चुकी है तो इसको हम नेक्रोसिस का नाम देंगे. और अगर उसको भी क्रॉस करके जो पेरिफेरल एब्सिस का वर्ड हम यूज करते हैं, पेरिफेरल पे टर्मिनल पार्ट को बोल रहे हैं, फॉर्म्स एट द एपिक्स ऑफ द रूट. तो रूट की जो एपिक्स है या रूट की जो बेस है वहां पे बेसिकली पस जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाती है. तो दिस स्टेज इज नोन एज पेरीएपिकल एब्सिस. Acid begins to dissolve tooth enamel within 20 minutes after eating, the time when most bacterial activity occurs. तो अगर हम 20 मिनट से पहले पहले ब्रश कर लेते हैं खाने पीने के बाद, तो फिर हम इस प्रोसेस को वहीं रोकने में कामयाब हो सकते हैं. और अगर हम हैबिट ऐसी डेवलप कर लेते हैं कि हम खाते पीते हैं और सफाई सुथराई की तरफ नहीं जाते, दांत साफ नहीं करते, कुल्ली नहीं करते, तो ultimately untreated tooth decay can result in death of the internal structure with eventual loss of the tooth. और एक स्टेज आती है कि फिर दांत जो है वो या तो खुद वो रिमूव हो जाता है या उसको रिमूव करवाना पड़ता है. तो कहानी शुरू कहां से होती है? डाइटरी शुगर से. डाइटरी शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ टूथ डिके. टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टाइमिंग ऑफ द इंजेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. यानी जितना स्टे टाइम मिल जाएगा ना फूड को, रेजिड्यूज को टीथ के ऊपर, उतना ही कह लें कि इसके चांसेस जो हैं वो कैविटीज बनने के बढ़ते जाएंगे. और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में से वो कार्बोहाइड्रेट्स जो फर्मेंटेबल हैं, इजीली डाइजेस्टिबल हैं. और स्पेशली इसमें अगर हम देखें तो एडेड शुगर, सुक्रोज जो है बहुत सारी फार्मुलेशंस के अंदर, रेसिपीज के अंदर हमें नजर आती है. तो डाइटरी शुगर्स जब से सोसाइटी के अंदर, लाइफ के अंदर जो है वो ज्यादा इन हुई है, डेंटल कैरीज का प्रॉब्लम जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है. मोस्टली ये जो शुगर वाली फूड्स हैं दे आर स्टिकी इन नेचर, चिमट जाती हैं, ठीक है, और ज्यादा अरसे तक जो है वो दांत की सरफेस के ऊपर जो है वो स्टे करती हैं. मोस्टली वी डू स्नैकिंग. स्नैकिंग क्या होती है? हर वो चीज जो आप दो रेगुलर मील्स के दरमियान खाते हैं. तो स्नैकिंग जब से ज्यादा हुई है सोसाइटी के अंदर, इतना ही ज्यादा चांस जो है वो शुगर्स का माउथ के अंदर या दांत की सरफेस के ऊपर स्टे करने का वो बढ़ता जा रहा है. तो फ्रीक्वेंट स्नैकिंग बेसिकली इंक्रीजेस द टाइम दैट acids are in contact with the surface of the tooth. तो ये तो भाई इसका प्रोसेस था, how it develops. Next question comes, how these can be prevented. So if we talk about the prevention, we should reduce the consumption of sticky foods, especially dried fruits, candies, toffees. They are best if eaten as part of regular meal rather than a snack. तो मतलब क्या है कि जब आप खाना खाएंगे तो फिर ये खाने के साथ जो है वो स्टोमक की तरफ मूव कर जाएंगी स्टिकी जो चीजें हैं. अदरवाइज अगर सिर्फ आप स्नैक्स लेते हैं और वो च्यूई या स्टिकी फूड्स पे कंसिस्ट करते हैं तो वो ज्यादा टाइम जो है वो सरफेस के ऊपर जमा रहेंगे. इफ पॉसिबल ब्रश द टीथ और रिंस द माउथ विद वाटर आफ्टर ईटिंग दीज फूड्स. तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? पहले तो ये कि इनको कम यूज करें. दूसरा क्या कि जब यूज करते हैं तो फिर ब्रश करें. मिनिमाइज स्नैकिंग which creates a constant supply of acid or sugar. और तीसरे नंबर पे क्या आ गया कि स्नैकिंग जो है वो कम से कम करें.
क्वालिटी फूड्स हैं उनको एज अ स्नैक यूज करें, और वो फूड्स जिनके अंदर शुगर लेवल हाई है इनको यूज करने के बाद ब्रश वगैरह करें। Acid formed by plaque can be counteracted by the simple saliva in the mouth. अब डे टाइम में देखें तो सलाइवा की प्रोडक्शन ज्यादा है, और ये सलाइवा एक बफर का काम करता है, रीमिनरलाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये इन चीजों को डिजॉल्व करके स्टोमक की तरफ मूव करने में हेल्प आउट करता है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाए, देयर आर सम स्टिमुलेंट्स। डेंटिस्ट ऑफन रेकमेंड च्यूइंग शुगरलेस गम्स। शुगरलेस गम्स वो हैं जिनके अंदर इंटेंस स्वीटनर्स यूज किए जाते हैं। बेसिकली दे आर स्वीट इन टेस्ट, लेकिन फर्मेंटेबल शुगर्स नहीं है, और अल्टीमेटली दे परफॉर्म देयर फंक्शन टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ सलाइवा। ज्यादा से ज्यादा सलाइवा की प्रोडक्शन होगी। चौथी चीज जो हम कर सकते हैं वो यूज ऑफ सीलेंट्स है। सीलेंट्स जो है ना, ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो दांत के ऊपर एक कवर की फॉर्म में लगाई जाती हैं। ये प्लास्टिक कोटिंग्स हैं विच अप्लाई टू द च्यूई सरफेस ऑफ द मोल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो लेट्स ये कैविटीज वगैरह हैं, तो इनको रिमूव करने के बाद, इनकी ट्रीटमेंट करने के बाद इनके ऊपर एक सीलेंट जो है वो चढ़ाया जा सकता है। These coatings prevents the accumulation of plaque on the vulnerable surface. Sealants are usually applied on the teeth of children shortly after the molar erupt. तो बाज दफा जैसे बच्चों की दाढ़ें निकलती हैं, भाई मोल्स निकलती हैं, तो उनके ऊपर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि उनके ऊपर सीलेंट्स को चढ़ा दिया जाता है, एक एक्स्ट्रा कोटिंग जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि फ्यूचर में कैविटीज का प्रॉब्लम ना हो। Older people may also have some benefits from the use of these sealants. Another preventive approach is use of fluoride. Fluoride is recommended to protect against dental caries. It has been demonstrated that people who ingest fluoride in their drinking water or by fluoride supplements, they have fewer dental caries. और स्पेशली जिन कंट्रीज में डेंटल कैरीज का प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि पानी के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर फ्लोराइड ऐड की जाती है। फ्लोराइडाइजेशन का जो प्रैक्टिस है वो उन कंट्रीज में प्रैक्टिस करने की वजह से बहुत हद तक डेंटल कैरीज के लेवल को लो किया जा चुका है। इसके अलावा फ्लोराइड एज अ टॉपिकल ट्रीटमेंट भी यूज किया जा सकता है, जिसमें जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसके अंदर भी फ्लोराइड हो सकता है, या अगर आप फ्लोराइड एनरिच्ड सॉल्यूशंस यूज करते हैं तो ये भी वही काम कर सकता है। माउथ वॉश यूज करना या टूथपेस्ट यूज करना जिनके अंदर फ्लोराइड जो है वो एडेड फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो इससे भी हम काफी हद तक जो है वो कैविटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। These are some journal tips related to the oral health, especially prevention is better, so minimal ingestion of sucrose, especially in between meals. तो स्नैकिंग जिसको हम बोलते हैं ना बेसिकली, तो रेगुलर मील्स के दरमियान जो हम कहते हैं कि आप शुगर को कम से कम इस्तेमाल करें, और शुगर अवॉइड कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड शुगर, rather you can use some good alternatives like गुड़ and शक्कर। लेकिन इसका मतलब भाई हरगिज नहीं है कि गुड़ शक्कर खाने से दांत खराब नहीं होते। दे आर आल्सो इक्वली प्रॉब्लमेटिक। मेन जो इसका हल है वो यही हो सकता है कि हमने दांत जो है वो उनको ब्रश करके रखना है, या आप ओरल हाइजीन के लिए जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। Follow oral hygiene, clean teeth regularly before going to bed, especially before going to bed, and rinse mouth after eating foods and sweets. तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब भी फूड खानी है उसके बाद माउथ को वॉश करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और स्पेशली फूड्स कौन सी जिनके अंदर स्वीट्स ज्यादा हैं, और सोने से पहले जरूर जो है वो दांत साफ करने चाहिए। हमारे बचपन में एक प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है कि बच्चों को फीडर के अंदर जो है वो
दूध या जूस जो है वो दिया जाता है। और बाज़ दफ़ा बच्चे को रात को 2-2 3-3 बार जो है ना वो स्टफ़ प्रोवाइड किया जाता है। और माँ इसलिए करती है कि ये उसके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है? यानी रादर दैन कि कोई और स्टफ़ प्रोवाइड करना, ये उसके लिए ईज़ी टू सर्व है, रेडी टू सर्व वाला काम करता है। और बच्चा बार-बार इसको क्यों यूज़ करता है कि लिक्विड फूड है, ये 1.5-2 घंटे बाद जब डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद फिर उसकी डिमांड जो है वो आ जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब सोया हुआ बच्चा जो फीडर पी रहा है, अल्टीमेटली वहाँ पे शुगर्स को इतना ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि वो स्टे करती हैं टीथ के ऊपर, और फिर वहाँ पे जो बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इन शुगर्स को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, और अल्टीमेटली लैक्टिक एसिड जब बनेगा तो फिर वहाँ पे एनामल के डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएँगे। इसके अलावा हमें डिफरेंट टाइप की जो भी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो पाउडर्स हैं, ट्रेडिशनल च्युइंग स्टिक्स हैं जिनको हम मस्वाक का नाम देते हैं, वॉलनट बार्क है, ये सारी चीज़ें जो है इनको यूज़ करना चाहिए। व्हाटएवर इज़ अवेलेबल, इट शुड बी यूज्ड फॉर द ओरल हाइजीन। We can also use some powdery material like tooth powders, especially a brand name is Dentonic, ठीक है? मंजन, मंजन टाइप चीजें जहाँ पे इनको यूज करना चाहिए, these are quite effective in maintaining oral hygiene.